जब हम लोग स्टार्ट करें क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो डिमांड एक चैप्टर है। उससे पहले, डिमांड समझने से पहले आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। देखो ध्यान रखना, आपकी इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जब मैं इंट्रोडक्शन चैप्टर कराऊंगा तब मैं अलग से समझाऊंगा आपको। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स जो है ना, ये एक साइंस का सब्जेक्ट होता है जो आपको ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी के बारे में बात बताता है। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी। जो एक इंसान है ह्यूमन, उसका क्या बिहेवियर होता है, उसकी हम स्टडी करने वाले हैं। और वो एक सब्जेक्ट होता है साइंस का, इकोनॉमिक्स। और अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि इकोनॉमिक्स आपकी दो टाइप की होने वाली है, एक होने वाली है आपकी माइक्रो और एक होने वाली है आपकी मैक्रो। जो मेरे भाई माइक्रो होती है ना, वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी तो करते हैं हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी तो करते हैं, बट ओ यू आर भी लगा सकते हैं और ओ आर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं, बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन अगर मैं एज इंडिविजुअल, मतलब अगर मैं ह्यूमन बिहेवियर, किसी एक ह्यूमन बिहेवियर की, जैसे मान लो मार्केट में कोई एक ह्यूमन है, अगर मैं उसकी स्टडी कर रहा हूं, तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप हो, आपके बिहेवियर की स्टडी करना एक अकेले इंसान की, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम 12th में पढ़ते हैं, उसमें सेम ह्यूमन बिहेवियर की ही स्टडी करते हो, लेकिन एज होल करते हो। हाँ, जैसे एक पूरे देश की स्टडी करना, इंडिया की स्टडी करना, इंडिया में ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना। अगर मान लो मैं बात करूं जीडीपी या नेशनल इनकम, तो वो पूरे देश की इनकम होती है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक लड़का है सोहन, सोहन की इनकम की, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ये जस्ट इंट्रो है इकोनॉमिक्स का। आप पढ़ने वाले हो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि आप जो भी पढ़ाई करोगे इस क्लास 11th में, वो आप एक इंडिविजुअल के बेसिस पे चीजों को स्टडी करके समझोगे। तो अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिमांड। जो हम पढ़ने वाले हैं डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होता है? किसी चीज की मांग रखना, है ना, किसी चीज की डिमांड करना। तो हम इसको पढ़ने वाले हैं। डिमांड मीन्स डिजायर, वांट। देखो, आप किसी चीज की जब डिमांड करते हो तो आपको उसकी वांट होती है। देखो मेरे भाई, ध्यान समझना, पहली चीज, वांट और नीड में फर्क पता होना चाहिए आपको। वांट और नीड में, वांट मतलब किसी चीज की चाहत करना, और नीड मतलब किसी चीज की जरूरत। तो आप बताओ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हुई, वो आप पक्का फुलफिल करोगे। लेकिन वांट, चाहत तो ऐसी है ना, जो जरूरी नहीं है कि वो पूरी हो। लेकिन नीड तो आप जरूर, नीड किस चीज की हो सकती है आपको? खाने पीने की। वो नहीं मिले तो नहीं जिंदा रह सकते। वांट तो फिर किसी भी चीज की हो सकती है, किसी भी चीज की आप चाहत रख सकते हो। तो डिमांड मतलब डिजायर, इच्छा रखना, चाहत रखना, टू बाय अ गुड्स और सर्विस, गुड्स को या सर्विस को खरीदना। तो डिमांड में आप क्या कर पढ़ते हो? डिजायर। डिमांड एक डिजायर, एक वांट है। जिस किस चीज की वांट है? गुड्स या सर्विस को खरीदने की, बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट। और वो मैटर करती है आपकी काबिलियत कितनी है या इच्छा कितनी है आपकी, कि उसको आप पे कर पा रहे नहीं कर पा रहे। यानी कि सिंपल सी चीज है। तो डिमांड इज द इफेक्टिव डिजायर विच कैन बी फुलफिल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइस। डिमांड इज द इफेक्टिव डिजायर। डिमांड एक इफेक्टिव डिजायर है जिसको, विच कैन बी फुलफिल, जिसको पूरा किया जा सकता है। कब? ये दो चीज ध्यान रखना, एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम के दौर पर। जैसे मान लो अभी आपको किसी भी चीज की डिजायर हो, और आपको वो डिजायर जरूरी थोड़ी ना 10 साल बाद भी हो। 10 साल बाद आपको हो सकता है वो चीज की डिजायर ना हो। अभी आप मान लो छोटे हो, रिमोट कंट्रोल की डिजायर हो, चाहत हो, वो डिजायर कब बड़े होके थोड़ी ना रहेगी। हाँ, हो सकती है आपके बच्चों के लिए हो कि मैं अपने बच्चों को खरीदूं, दैट इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाएगा। सो डिमांड क्या है? डिमांड एक इफेक्टिव डिजायर है जिसको पूरा किया जा सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पे और पर्टिकुलर प्राइस पे भी। डिमांड मतलब किसी चीज की चाहत होना, और उस चाहत को आपके पास उसको पूरा करने के लिए पैसा भी हो, और
उसके पर्टिकुलर टाइम के दौरान पैसा हो। तो जैसे मान लो आप मार्केट में गए, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप मार्केट में गए, आपके पास 100 रुपए थे, आपने देखा चलो कुछ खाता हूँ, मार्केट में गए आपने, आपने देखा सामने भटूरे की प्लेट लगी है 150 रुपए की, अब आपका बड़ा मन था खाने का, तो डिजायर तो है, लेकिन ये डिमांड नहीं कहला पाएगी, क्योंकि आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते। जेब में कितने रुपए पड़े? 100 रुपए, और है कितने की? दिस इज नॉट डिमांड। बिकॉज डिमांड के लिए, डिमांड वो चीज जब रहेगी जब उसकी आपको डिजायर भी हो, और उसे आप पर्टिकुलर टाइम में पूरा भी कर सको, और एक पर्टिकुलर प्राइस पे भी वो चीज मिले। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, तो मैं सिर्फ उसी चीज की डिमांड कर सकता हूँ जिसको मैं आज अभी इसी टाइम 100 रुपए में फुलफिल कर सकता हूँ। अब मान लो मैं दुकान में गया, मैंने कहा भैया 100 रुपए की दे दोगे क्या? बोला कि भाई एक काम करते, 10 साल पहले आते तब 100 रुपए की प्लेट थी, तब खरीद लेते। मैंने कहा अरे ये तो दिक्कत होगी, 10 साल पहले जाना। तो देखो, फीचर, फीचर का मतलब समझते हो? जैसे मैं बोलूं मेरे भाई आपकी शक्ल, आपका फीचर बताओ, ये बच्चा दिख रहा है इसका फीचर बताओ, आप बोलोगे भैया गोरा है, काला है, सांवला है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला, ये फीचर कैसा है। तो डिमांड कैसी है? डिमांड में आप पढ़ते हो डिजायर एक प्रोडक्ट की, आप प्रोडक्ट के प्रति डिजायर। अब जैसे मान लो कोई सामने चीज पड़ी है 80 रुपए की, और आपके पास जेब में जो है 100 रुपए पड़े हैं, तो आप बोलोगे कि क्या मेरे को इसकी डिमांड है, मैं इसकी डिमांड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जेब में तो पैसा है, आप कहोगे इसे डिमांड? नहीं, जब तक कि आप उसे चाहते ही नहीं हो। सबसे पहली चीज तो आपको किसी चीज के लिए क्या होगी? डिजायर होगी, चाहत होगी। फिर इसके बाद क्या आप उसको पे कर पाओगे? यू शुड हैव इनफ मनी टू परचेज द प्रोडक्ट, आपके पास पैसा होना चाहिए उसको पे करने के लिए। तीसरा, क्या अब पैसा तो है, पहली चीज इसकी चाहत है। दूसरी चीज, जैसे होता है ना कभी कभी कि मुझे कोई चीज चाहिए होती है मार्केट में, जब मैं जाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ क्या मेरी जेब में पैसा है, हाँ मुझे लगता है हाँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ क्या मैं सही में ये पैसा पे करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद भी आप ये सोचते हो कि यार ये चीज चाहिए तो, लेकिन क्या सही में पैसा पे कर दूं? यानी कि क्या आपके पास विलिंगनेस तो है पे करने, मतलब इवन अगर आपके पास पैसा है तो क्या आप तैयार हो खर्च करने के लिए? और उसके बाद खर्च करने के बाद टाइम भी मैटर करता है, क्योंकि डिमांड हमेशा टाइम पे ही मैटर करती है, डेली, मंथली और ईयरली, क्योंकि डिमांड चेंज हो जाएगी ना टाइम टू टाइम बाद। अगर मान लो आज आपकी ये डिमांड है, आप गए घर पे, आप बोला हाँ ये तो मेरी इस चीज की डिमांड है, कल गए, पहले 80 रुपए की मिल रही थी, आपकी जेब में 100 रुपए थे, कल आपने देखा ये तो 150 रुपए की हो गई, तो फिर वो आपकी डिमांड नहीं रह जाएगी। अगर इन चारों में से कोई भी चीज नहीं हुई तो क्या वो आपकी डिमांड कहलाएगी? समझ में आया? अब देखो, अब पढ़ो, डिमांड एक डिजायर है जिसको हम पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर प्राइस पे पूरा कर सकते हैं। तो डिमांड इज द इफेक्टिव डिजायर which can be fulfilled during given period of time at particular price। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे चलते हैं, डिमांड समझ में आ गया अब आपको। अब मेरे बात ध्यान समझना, एक एग्जांपल पढ़ते हैं। इफ अ पर्सन वांट्स टू बाय अ बाइक, 1 लाख रुपए की है और वो तैयार भी है इसको खरीदने के लिए, तो देखो पहली चीज कि वो बाइक खरीदना चाहता है, तो ये क्या कहलाएगी? डिजायर, ये डिजायर हो गई। उसके बाद इसका प्राइस पता चला, अच्छा वो तैयार भी है, यानी कि पैसे देने के लिए तैयार है और विलिंगनेस भी है उसकी, तो उसके लिए हम कहेंगे डिमांड है। लेकिन अगर एक पर्सन, अगर हम और आगे बात करें, इफ अ पर्सन ओनली वांट्स अ बाइक बट पैसा नहीं है, तो वो डिमांड नहीं है, ये सिर्फ उसकी क्या है? विश, जो कि पूरी नहीं हो सकती, पैसा लाना पड़ेगा ना इसके लिए। इफ अ पर्सन हैज 1 लाख रुपए लेकिन वो बाइक ही नहीं खरीदना चाहता, तो क्या वो डिमांड होगी? नहीं। क्या अब आपको समझ में आया? देखो, ये हमारी डिमांड है, ठीक है। अब डिमांड में ना चेंज आता है, डिमांड बढ़ सकती है किसी चीज की, डिमांड कम हो सकती है। तो डिमांड पे जो फैक्टर हैं, फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं किसको? अफेक्ट करते हैं डिमांड को, मतलब ऐसी चीजें जिनसे डिमांड पे फर्क पड़ता है। डिमांड अफेक्ट करती है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फैक्टर जिससे डिमांड पे फर्क पड़ता है। तो मेरे भाई डिमांड को फैक्टर दो तरीके से अफेक्ट करते हैं, एक डायरेक्ट अफेक्ट होती है डिमांड, और एक होती है इनडायरेक्ट। दोनों समझाऊंगा, बड़े ध्यान से समझना। डायरेक्ट फर्क पड़ता है सिर्फ एक वजह से, सिर्फ एक वजह से, जो होती है उसकी प्राइस। मतलब मान लो एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का है, कितने रुपए का है? आज मैं इसके प्राइस को बढ़ा देता हूं, कितने रुपए का कर दूं? चलो 10 रुपए कर दें, फॉर एग्जाम्पल 10 कर दिया मान लो। आप बताओ मार्केट में इसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगी। यानी कि मान लो मार्केट में आप आज इसकी डिमांड जो थी ना, मान लो ध्यान से सुनना मेरी बात, मान लो मार्केट में इसकी डिमांड 100 लोग कर रहे थे, 100 लोग कर रहे थे,
आज इसकी डिमांड, बड़े ध्यान से सुनना, आज इसकी डिमांड सिर्फ 80 लोगों ने करी। यानी कि प्राइस में चेंज आता है, डिमांड डायरेक्ट अफेक्ट हो रही है। कभी भी मैं आपसे पूछूं फैक्टर बताओ जो डिमांड को अफेक्ट करेंगे, आप बोलोगे दो फैक्टर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कौन अफेक्ट करेगा? उसका प्राइस, बस, और कुछ नहीं है, डायरेक्ट फैक्टर खत्म। अगर प्राइस कम हो जाता तो डिमांड। आप मुझे बताओ, जो यहां पर हम पढ़ रहे हैं, वहां पर एक हम पढ़ रहे हैं प्राइस, एक हम पढ़ रहे हैं डिमांड। इन दोनों के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या इन दोनों के बीच में सेम रिश्ता है या उल्टा रिश्ता है? उल्टा कैसे? एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी, और दूसरी बढ़ रही है तो पहली। अगर आप प्राइस बढ़ाओ तो ये बताओ डिमांड क्या होगी, लेकिन अगर आप प्राइस कम करो तो डिमांड क्या होगी? तो आप बताओ इस रिश्ते को हम क्या नाम दें? इनवर्स रिलेशन। क्या? इनवर्स। अपोजिट रिलेशन भी कह सकते हो। यहां पे इनवर्स रिलेशन होता है मेरे भाई। किसके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है? प्राइस और डिमांड के बीच में। एक चीज और मेरी बड़ी ध्यान से सुनना, जब भी आप डायरेक्ट फैक्टर की बात करो, जब भी आप डायरेक्ट फैक्टर की बात करो, तो प्राइस को तो प्राइस ही कहना, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, प्राइस को तो प्राइस ही कहना, लेकिन डिमांड को डिमांड ना कहकर क्वांटिटी डिमांड कहना। क्वांटिटी डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड मत कहना, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट फैक्टर की बात कर रहा हूं। तो मेरे भाई डिमांड को कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं? दो, डायरेक्ट फैक्टर और मेरे भाई डायरेक्ट फैक्टर में कौन अफेक्ट करता है? प्राइस। प्राइस अगर बढ़ गया तो डिमांड कम, और डिमांड अगर बढ़ गई तो इसका मतलब प्राइस क्या हुआ है? कम हुआ है। यानी कि प्राइस बढ़ा डिमांड कम, प्राइस कम हुआ डिमांड ज्यादा। इनवर्स रिलेशन है और ये डायरेक्ट फैक्टर है। इसके अलावा आते हैं इनडायरेक्ट फैक्टर। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर प्राइस पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब यहां पता क्या होगा, मेरी बात ध्यान सुनना, यहां में ना ध्यान समझना, इनडायरेक्ट की बात करूं, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। यहां पे प्राइस का फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस ना कम हो रहा ना ज्यादा हो रहा, हाँ बिल्कुल सेम रहेगा, बट लेकिन डिमांड चेंज हो जाएगी, डिमांड फिर भी चेंज हो जाएगी। बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल सही। गुटखा, तंबाकू, सुट्टा, नशेड़ी इंसान, शराब कितनी भी महंगी कर दो, फिर भी सोना, प्राइस बढ़ता है सोने का कि कम होता है? बढ़ता है। क्या डिमांड कम हो रही है सोने की? दूध, इन तीनों का समझाऊंगा। दूध क्यों? भाई दूध का क्या दिक्कत है? दूध छोड़ो, प्याज उठा लो, टमाटर उठा लो, कुछ भी उठा लो, प्याज टमाटर छोड़ो, नमक उठा लो, नमक का आज प्राइस महंगा हो जाए, क्या डिमांड कम होगी? क्यों? जरूरत का सामान है, नेसेसिटीज, जरूरत का सामान। लेकिन सोना तो जरूरी नहीं है। सोने में क्या सीन है फिर? भैया सोने का सीन ये है कि सोना इज अ स्टेटस सिंबल। भाई मेरे जेब में अगर या मेरे गले में सोना नजर आएगा, आपको किलसाऊंगा, देखो मैं अमीर हूं, रईस हूं। तो इसीलिए लोग फिर भी खरीदते हैं। आईफोन महंगा है फिर भी डिमांड बढ़ रही है, स्टेटस सिंबल। समझ में आ रहा है? यानी कि इसमें प्राइस चेंज नहीं होगा, लेकिन डिमांड चेंज होगी। तो मेरे भाई और ध्यान रखना, यहां पर प्राइस को प्राइस ही लिखना और डिमांड को डिमांड ही लिखना। वहां पे मैंने डायरेक्ट फैक्टर में आपको डिमांड को क्या बोला था, लेकिन यहां आप डिमांड ही रखना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया अब तक जितना भी करा? डायरेक्ट फैक्टर देखो, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, डायरेक्ट किस पे फर्क पड़ा दो? प्राइस पे। तो प्राइस जैसे प्राइस बढ़ा डिमांड कम हुई, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गई। एग्जांपल, चॉकलेट का प्राइस 20 से 50 जाएगा तो लोग कम खरीदना शुरू कर देंगे उसे, है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट फैक्टर, इनडायरेक्ट फैक्टर में आप सिर्फ एक फैक्टर नहीं पढ़ोगे, क्योंकि इनडायरेक्ट में अभी मैंने आपको अभी अभी बोला, नेसेसिटी, स्टेटस सिंबल, बहुत सारी चीजें बताई। तो मेरे भाई वहां बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो उन बहुत सारे फैक्टर को लिखना शुरू करेंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले आप देखोगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, आओ वापस आओ। अगर हम ध्यान से देखें तो अब हम पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट फैक्टर, जहां पर प्राइस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
कौन सा फैक्टर पढ़ रहे हैं अभी हम? इनडायरेक्ट फैक्टर। मेरे भाई बड़े ध्यान से सुनना, इनडायरेक्ट फैक्टर में सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं। मतलब इसमें जो चेंज आएगा ना, वो उस प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज नहीं आएगा, लेकिन उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट में प्राइस में चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल से सारी चीज समझाऊंगा। टी एंड कॉफी, बड़े ध्यान से सुनना। टी का अपना अलग प्राइस होगा और उसकी अपनी अलग डिमांड होगी। कॉफी का अपना अलग प्राइस होगा और अपनी अलग। मेरी बात ध्यान से समझो। मैंने क्या करा, टी का प्राइस बढ़ा दिया। टी का प्राइस, सपोज इसका प्राइस 5 रुपए था और इसका 10 रुपए था। मैंने इसका प्राइस बढ़ा के मान लो फॉर एग्जांपल 8 रुपए कर दिया। ठीक है, कितने रुपए कर दिया? अब हुआ क्या, बड़े ध्यान सुनना। बंदे आए चाय पीने, बैठे, बोला कि चाय पिला दो। बोला 8 रुपए की हो गई है। बंदा देखेगा 8 रुपए, यार तो महंगी हो गई है, क्यों ना मैं 2 रुपए और खर्च करके कॉफी पी लूं, जब ये मुझे ऑलरेडी 8 रुपए की मिल ही रही है। अगर आप मार्केट में जाओ कंप्यूटर खरीदने, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में जाओ क्या खरीदने? कंप्यूटर खरीदने। 2 कंपनी के कंप्यूटर हैं, एचपी है मान लो, और मान लो फॉर एग्जाम्पल और बताओगे, हाँ डेल। चलो डेल का, क्योंकि ये ज्यादा सेम फीचर प्रोवाइड करते हैं, एचपी और डेल मान लो। तो एचपी का मान लो कंप्यूटर का प्राइस 45,000 रुपए, आप बाहर से देख के गए 45, और पता चला इसका प्राइस 50,000 रुपए। इसमें पता चला थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर हैं, थोड़े एक आध, पर आपने कहा मेरा 45 का बजट है, 45 में खरीदूंगा। मार्केट में गए आप, आपको पता चला ये तो आपको 48,500 रुपए का पड़ेगा। अब तो आप सोच रहे हो कि यार इसे कौन खरीदेगा, इससे बढ़िया 1,500 रुपए मिला के। आप मुझे बताओ, मैं अब यहां बात कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं यहां बात कर रहा हूं डेल की। किसकी बात कर रहा हूं? आप मुझे बताओ, डेल वालों ने अपना प्राइस बढ़ाया क्या? अपना प्राइस कम करा क्या? क्या उनकी डिमांड बढ़ गई क्या? क्योंकि जो उसका रिलेटेड प्रोडक्ट है एचपी, उसका प्राइस चेंज हुआ और उसके प्राइस से पता नहीं ऑटोमेटिकली मेरे डिमांड चेंज हो गई। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, समझ में आया? ये जो पहला केस मैंने बताया है ना, ये सब्स्टिट्यूशन है। क्या है? सब्स्टिट्यूशन, समझते हो? इसके बदले इसको रिप्लेस कर दिया, इसके बदले इसको रिप्लेस कर दिया। प्राइस टी और कॉफी में भी यही है, चाय महंगी पड़ी, कॉफी पी ली। हालांकि ये बेस्ट एग्जांपल नहीं माना जाता है आगे जाके जब आप पढ़ोगे, लेकिन आपकी 11th और इसमें इसी का ही बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है, प्राइस और टी। और यहां हमने पढ़ा है सब्स्टिट्यूट गुड्स, पहला प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दूसरा पढ़ाता हूं इसी में दूसरा कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या होता है समझो, ये भी एक कोई बहुत ज्यादा बेस्ट एग्जांपल नहीं है, लेकिन फिर भी पेट्रोल और कार को रिलेट करते हैं। अगर मार्केट में पेट्रोल का दाम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो लोग ना गाड़ी कम खरीदेंगे। क्यों? बोलेंगे यार गाड़ी खरीद लेंगे, फिर क्या फायदा ट्रैवल करने के लिए, इससे बढ़िया तो मेट्रो या बस में बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया इसका पेट्रोल का चार्ज बहुत ज्यादा लगता है, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी फिर तो प्राइस इसका बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड अपने आप ही इसकी कम होती जा रही है मार्केट में। लेकिन अगर प्राइस, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर हमारी मार्केट में इस टाइम पे पेट्रोल 30 रुपए का होता ना, कोई भी इंसान गाड़ी खरीद रहा होता, 30 रुपए लीटर होता, तो बोलता है क्या, कहीं भी गली से बाहर जाना है तो भी 10 चक्कर मार के घुमा लो, कोई बात नहीं। क्यों? प्राइस बड़ा कम है यार, 30 रुपए तो है। तो उस केस में आप देखते हैं इसका प्राइस अपने आप कम होता हो रहा होता और इसकी डिमांड अपने आप ही। समझ रहे हो मेरी बात? समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? दिस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री गुड्स। कोई दिक्कत तो नहीं है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स। अब मेरी बात ध्यान सुनना, सबसे पहले मैं आपको यहाँ डेफिनेशन लिखवाता हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स होते क्या है, क्योंकि मेरे भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूटिलाइज्ड इन प्लेस ऑफ अदर। मतलब विच आर यूटिलाइज, यूटिलाइज मतलब मेरे भाई इस्तेमाल करना।
तो ऐसे गुड्स जिन्हें आप इस्तेमाल करते हो किसकी जगह, दूसरे गुड्स की जगह, इन प्लेस ऑफ अदर। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे गुड्स हैं विच आर यूटिलाइज इन प्लेस ऑफ अदर। अब हम लिखते हैं, अब हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स तो लिख लिया ना, अब हम सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस समझते हैं। तो मेरी बात ध्यान सुनना, मैं आपको पहले बताता हूं क्या क्या लिखना है, फिर आप लिखना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल डाला था क्या क्या, टी एंड कॉफी, तो हमें ना इसका एक केस समझाना है, क्योंकि हम इनडायरेक्ट फैक्टर समझा रहे हैं, तो हमें ना इसका एक केस समझाना है। तो हम जब इसका केस समझाएंगे तो मेरे भाई कैसे समझाएंगे, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। हम लिखेंगे, आप डायरेक्ट लोग भले भैया प्राइस में चेंज हुआ टी के, और डिमांड जो थी कॉफी की वो चेंज, अब चेंज लिख रहे हैं ना, तो हम ऐसा करेंगे, इफ देयर इज अ राइज, ऐसा लिख देंगे, इफ देयर इज अ राइज इन प्राइस ऑफ टी द डिमांड ऑफ कॉफी राइजेस विदाउट चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉफी। और मेरी बात ध्यान सुनो, इसके आगे मेरी बात ध्यान से सुनो। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में ये तो मैंने एग्जांपल बताया, बट आप सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिलेटेड गुड्स को एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो आप इसको एक्सप्लेन करोगे, देयर इज चेंज, देयर इज अ चेंज, किसमें चेंज आ रहा है, चेंज इन प्राइस ऑफ, बिल्कुल सही, किसके प्राइस में चेंज आ रहा है, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में। व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स द डिमांड ऑफ गुड्स चेंजेस। सो क्या पे यहां पर जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस में चेंज आ रहा है क्या, नहीं, उससे मिलते जुलते गुड्स के प्राइस में चेंज आ रहा है, लेकिन उससे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, और सब्स्टिट्यूशन प्राइस ऑफ रिलेटेड का पहला पार्ट है, अभी दूसरा पार्ट बाकी है। ये अभी हम कौन सा फैक्टर पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट फैक्टर। इनडायरेक्ट में पहला प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें हम पहला केस पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स की डेफिनेशन, ऐसे गुड्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं दूसरों की जगह। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, इफ देयर इज अ राइज इन प्राइस ऑफ टी द डिमांड ऑफ कॉफी राइज विदाउट चेंजिंग इट्स प्राइस, एंड तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स विदाउट द चेंजिंग इन द डिमांड, विदाउट द चेंजिंग इन द रियल प्राइस ऑफ द गुड्स, या फिर रियल गुड्स प्राइस। ठीक है, चलो क्लियर है मेरे भाई, ये समझ में आया। अब इसको आपको लिखना है, ठीक है, इसको आराम से लिखो, फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के आगे चलेंगे। ये हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो ऐसा गुड्स हो जो एक के साथ साथ दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। तो लिखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूटिलाइज्ड गेट टुगेदर टू फुलफिल सिंगल बॉन्ड। मतलब समझेंगे इसका, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स हैं विच आर यूटिलाइज गेट टुगेदर, मिलके एक के ऊपर एक। अभी बताओ, हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अभी जस्ट एग्जांपल लिया था कार का और पेट्रोल का। अभी बताओ, कार बिना पेट्रोल के चल सकती है, और पेट्रोल का बिना कार के क्या लेने देना, नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो यूटिलाइज होते हैं गेट टुगेदर, दोनों मिलके, विच आर यूटिलाइज टुगेदर। आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, विच आर यूटिलाइज टुगेदर, जिनको यूटिलाइज करते हैं हम टुगेदर टू फुलफिल। एट लास्ट आप क्या करना चाहते हो, गाड़ी चलाना चाहते हो, कि गाड़ी के साथ कुछ और भी करना चाहते हो, पेट्रोल से आग वाग लगाना चाहते हो, नहीं। तो दोनों का यूज करने का आपका मकसद एक ही है। तो दो अलग अलग गुड्स का यूज कर रहे हो, लेकिन उनसे मकसद एक ही है, कार चलाना। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो यूटिलाइज होते हैं टुगेदर, मिलके, ताकि हम पूरी कर सके हमारी एक वांट, एक सिंगल वांट को, और ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आपको पता है क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना। अब आपको ये लिखना है, इफ देयर इज अ राइज, इफ देयर इज अ राइज। अब सुनो 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 सुनो, पहले सुन तो लो। अगर मान लो, अब इसमें आप किस चीज की बात कर रहे हो, चलो मैं बता ही देता हूँ। अब आप उसको मैं समझाता हूँ, आप लिखना। पहले आप क्या लिखोगे, इफ देयर इज अ राइज, फॉर एग्जाम्पल मान ले, या फिर ऐसे लिख लो, इफ देयर इज चेंज। चेंज में आप राइज फॉल कुछ भी लिख सकते हो। इफ देयर इज चेंज, या फिर मान लो राइज, किसमें राइज या किसमें चेंज, इफ देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, इफ देयर इज अ चेंज या राइज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, द डिमांड, जो डिमांड है, किसकी डिमांड है मेरे भाई, द डिमांड ऑफ कार क्या होगी, डिक्रीजेस, या फिर चेंजेस। चेंजेस मेरे भाई, चेंज का चेंज लिखना, या राइज है तो इसका फॉल लिखना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई एग्जाम्पल के तौर पर। तो अब आप ये लिखने के बाद फिर आप बोलोगे कि
रिलेटेड गुड्स में कॉम्प्लीमेंट्री का क्या सीन है? रिलेटेड गुड्स में सीन ये है कि देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, द डिमांड चेंजेस, कि अगर हम पेट्रोल का प्राइस चेंज करेंगे तो कार का डिमांड अपने आप ही चेंज होगा। अब 2 मिनट एक चीज और लिखनी है जो सब्सटीट्यूट में भी लिखनी है और कॉम्प्लीमेंट्री में भी लिखनी है। 2 मिनट सुनो मेरी बात, 2 मिनट सुनो। अब मैं आता हूं रिलेटेड गुड्स में, दो चीज आपको मैं बता चुका हूं। रिलेटेड गुड्स में मैं आपको एक सब्सटीट्यूट बता चुका हूं और एक कॉम्प्लीमेंट्री। आप मुझे बताओ, दो चीज हम पढ़ रहे हैं सब्सटीट्यूट में, दो चीज से चेंज आता है। एक प्राइस, किसका प्राइस? रिलेटेड गुड्स का। किसका प्राइस यहाँ पर? रिलेटेड गुड्स का। और उससे डिमांड हमारे गुड्स की चेंज होती है, डिमांड ऑफ अदर गुड्स, है ना, ऐसा लिख देते हैं, डिमांड ऑफ अदर गुड्स, है ना, या फिर सिर्फ डिमांड लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर इसका प्राइस बढ़ेगा, इसकी डिमांड क्या होगी? प्राइस टी का बढ़ा था तो जो कॉफी की डिमांड थी बढ़ गई थी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं, फिर आते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सेम वही कहोगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और दूसरा क्या कहोगे? डिमांड। इसमें हमने बात करी है पेट्रोल की यहाँ पर, और इसमें हम बात कर रहे हैं कार की। आप मुझे बताओ, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, कार की डिमांड कम होगी। आप खुद सोचो, दोनों रिलेटेड गुड्स हैं, लेकिन सब्सटीट्यूट में क्या रिलेशन है प्राइस और डिमांड का? सेम। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या चेंज है? लेकिन ये प्राइस का नहीं चेंज, ये तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का चेंज है। किसका चेंज है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का। मेरे भाई ये प्राइस का नहीं, ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का चेंज है। और यहां पर भी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का चेंज है। आप इसे डायरेक्ट से रिलेट मत करना, डायरेक्ट में तो उसी के प्राइस में चेंज पड़ता था। यहां पर जो चेंज पड़ रहा है वो रिलेटेड गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है और उसकी डिमांड बढ़ रही है। यहाँ रिलेटेड गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है और यहाँ उसकी डिमांड कम हो रही है। समझ में आया? ये दोनों केस रिलेटेड के नीचे अलग से सब्सटीट्यूट में लिखना और कॉम्प्लीमेंट्री में अलग लिखना। इसको क्या कहोगे आप? इसको आप कहोगे, अब क्या लिखोगे, ध्यान से सुनना। आप लिखोगे कि जो सब्सटीट्यूट गुड्स का केस है उसमें रिलेशन कैसा है? सेम रिलेशन है। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस जो है वो बढ़ रहा था और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बढ़ रहा था, लेकिन उसकी डिमांड कम हो रही थी। तो क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। मेरे भाई समझ में आया? कोई दिक्कत बताओ? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया पूरा टॉपिक? इतना ही हमें पढ़ना है, इसको एक बार आप जरूर लिख लो। पहले तो आप सब कॉम्प्लीमेंट्री की सुनो, कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन लिखवाई। कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन के बाद आप ये लिखना, देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, द डिमांड ऑफ कार चेंजेस। और फिर लिखना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, देखो ये वाली लाइन, कि अगर आप प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज करोगे तो डिमांड अपने आप ही बढ़ेगी। यही सब्सटीट्यूट के लिए थी और यही कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। और सब्सटीट्यूट में लिखना कि सेम रिलेशन था और कॉम्प्लीमेंट्री में लिखना इनवर्स रिलेशन था। कोई दिक्कत तो नहीं? करो मेरे भाई, पहले इसको कर लो। पहले इनडायरेक्ट फैक्टर में जो फैक्टर पे अफेक्ट पड़ता था, सबसे पहला तरीका था कि जो हमारे डिमांड है वो एक गुड्स की चेंज होगी जब उसी के रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आए। तो हमने उसमें दो केस पढ़े थे, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स जब अल्टरनेटिव प्रोडक्ट, इफ द प्राइस ऑफ वन इंक्रीज एंड डिमांड ऑफ अदर इंक्रीज, मतलब किसी एक का प्राइस बढ़ेगा उससे डिमांड किसी और की बढ़ेगी। एग्जाम्पल, पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो कोका कोला का डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पेप्सी का जब प्राइस बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा पेप्सी का, तो जो डिमांड होगी कोका कोला की वो बढ़ जाएगी। क्योंकि जो कोका कोला की डिमांड है, मतलब पेप्सी की डिमांड है, वो कम होने लग जाएगी और जो भी सारे ग्राहक होंगे पेप्सी के वो कोका कोला के पास चले जाएंगे। सेम हमने इसका एग्जांपल लिया था वहां पे, कल मोबाइल का लिया था या फिर टी एंड कॉफी, और उसके साथ साथ एक एग्जांपल लिया था मेरे भाई हमने लैपटॉप। बिल्कुल सही, लैपटॉप का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स है जो इस्तेमाल होते हैं इकट्ठे। जैसे एक गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड दोनों की ही कम हो जाएगी। जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो जायज बात है, जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल की ही डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो कार की डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये हम इनडायरेक्ट फैक्टर बात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट में हमने एक फैक्टर पढ़ लिया जो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब मेरे भाई इसमें जो दूसरा आता है ना, दैट इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब बड़े ध्यान से समझना, इनकम ऑफ कंज्यूमर पे चलते हैं। ये इनडायरेक्ट फैक्टर का दूसरा टाइप है, ध्यान रखना। इनडायरेक्ट फैक्टर का दूसरा टाइप, कंज्यूमर मतलब कौन? आप लोग, ग्राहक लोग। और अगर आप लोग ग्राहक हो तो आपकी इनकम मतलब आपकी सैलरी की बात हो रही है। और आप जो गुड्स को कंज्यूम करते हो वो दो गुड्स को कंज्यूम करते हो।
एक होता है इंफीरियर, थोड़ा सा घटिया क्वालिटी का गुड्स, और एक होता है नॉर्मल जो थोड़ा सा बेसिक है, मतलब नॉर्मल अच्छा महंगा सब समझ लो। इंफीरियर मतलब घटिया क्वालिटी। तो इनकम ऑफ गुड्स में हम दो केस पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे घटिया क्वालिटी के गुड्स और एक हम पढ़ेंगे नॉर्मल क्वालिटी के गुड्स। अब मेरी बात ध्यान समझना, अब इसमें चेंज क्या होगा बड़े ध्यान सुनना। जैसे मान लो इंफीरियर गुड्स है, मान लो कौन सा गुड्स है, इंफीरियर गुड्स, और एक है नॉर्मल गुड्स। तो मेरे भाई बड़े ध्यान सुनना, अब इसमें चेंज क्या होगा, इनके प्राइस में चेंज नहीं होगा। प्राइस में देखो डैश लिख दिया, इसका भी प्राइस डैश लिख दिया, लेकिन इनकी डिमांड चेंज होगी। कैसे, बड़े ध्यान से समझना। इनकी डिमांड अब आप खुद ही बताना क्या होगी। इनके जो प्राइस है वो तो डैश हो गए, प्राइस है वो तो डैश हो गए। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको बताऊं, बड़े ध्यान सुनना मेरी बात, मैं कहूं जो भी इनकम है, जो भी इनकम है, मान लो आप लोग, आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी इनकम बढ़ गई, आप घटिया क्वालिटी के गुड्स खरीदने ज्यादा जाओगे या कम जाओगे, कम। अगर आपकी इनकम बढ़ गई, आज आपकी सैलरी बढ़ गई, तो आप घटिया क्वालिटी के गुड्स को खरीदना कम कर दोगे, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हुई। क्या इंफीरियर गुड्स के प्राइस में फर्क पड़ा, नहीं। लेकिन अगर आपकी इनकम आज हो गई, मान लो इसमें वैसे एग्जांपल होता नहीं, लेकिन इनकम आपकी मान लो वापस से कम हो गई, तो आप इसी की डिमांड बढ़ा दोगे कि नहीं बढ़ाओगे। दिस इज इनकम ऑफ कंज्यूमर, खत्म, कुछ भी नहीं है, बस इतना ही लिखना। आप बड़े ध्यान से सुनना, आप ये लिखना इसको कि सबसे पहले तो इन केस लिखना, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर के जो इंफीरियर गुड्स है उसके केस में अगर आपकी इनकम बढ़ी, तो आप क्या करोगे, जो इंफीरियर गुड्स की डिमांड है उसकी डिमांड कम कर दोगे। आप बोलोगे कि अब मेरी इनकम बढ़ गई, अब मैं उसकी डिमांड कम करूंगा। लेकिन अगर आपकी इनकम नहीं बढ़े, या फिर इसी केस को समझ लो एक और चीज, कि इन केस ऑफ, यहीं पे लिख लो, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स में क्या होने वाला है, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स अगर इंक्रीज हुई, क्या, अगर इंक्रीज हुई इन, किस चीज में, इंक्रीज इन इनकम, अगर आपकी इनकम बढ़ी, तो जो डिमांड होगी, किस चीज की डिमांड, डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स, जो नॉर्मल गुड्स हैं उनकी डिमांड आप क्या करोगे, राइज। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल गुड्स की, तो आप नॉर्मल गुड्स में क्या कहोगे कि अगर मेरी इनकम बढ़ी तो मैं इसकी डिमांड बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं नॉर्मल गुड्स खरीदूंगा, घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा। घटिया मतलब थोड़ा चीप, थोड़ा सस्ते, जो चीज सस्ती आए। तो आप बताओ इसमें अगर हम इंफीरियर गुड्स की बात करें तो क्या रिलेशन है इसके अंदर, आप कहोगे इनकम बढ़ी और इनवर्स, इनवर्स रिलेशन। तो देखो यहां मैं लिख देता हूं दोनों केस को बना के। अगर हम बात करें इंफीरियर गुड्स की, अगर हम बात करें इंफीरियर गुड्स की, और अगर हम यहाँ बात करें नॉर्मल गुड्स की, इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी। तो कौन सा रिलेशन है, इनवर्स, उल्टा रिलेशन है। लेकिन वही हम बात करें नॉर्मल गुड्स तो उसके बीच में सेम रिलेशन है, क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप उसकी डिमांड भी बढ़ा दोगे। तो यहाँ पर इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स के हमने रिलेशन समझ लिया, समझ में आया मेरे भाई। इसको उतार लो आराम से, फिर आगे चलते हैं। नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, तो देखो हमने पढ़ा डिमांड बढ़ेगी जब इनकम बढ़ेगी, जायज बात है, जैसे ब्रांडेड क्लोथ, स्मार्टफोन खरीदोगे। और वहीं हम बात करें डिमांड कम होगी अगर आपका इनकम बढ़ गया, तो जैसे लोकल बस ट्रेवल या जल्दी से इंस्टेंट नूडल्स जो चीप हो जाते हैं, वो चीज आप नहीं खरीदोगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट मेरे भाई अगला लिख लो, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट हेडिंग है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये क्या कहता है, बड़े ध्यान सुनो, सुनो ध्यान से। आप कहोगे इसके अंदर अगर एक प्रोडक्ट मान लो ट्रेंडी है या पॉपुलर है, या मान लो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी, अब देखो जैसे एग्जांपल है, कंज्यूमर के टेस्ट पे डिपेंड करता है या प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है। आप मार्केट में गए, आपने एक दो प्रोडक्ट देखे, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी उसी से मिलता जुलता है, लेकिन आपको प्रोडक्ट ए पे बड़ा ट्रस्ट है या प्रेफरेंस है आपकी, या आपको वही पसंद आ रहा है, या आपका टेस्ट ही उसी के साथ अच्छा जमा हुआ है, तो आप उसी को परचेज करोगे। आप क्या कहोगे कि ये मेरी टेस्ट है या फिर ये मेरी प्रेफरेंसेस है, भले बी कुछ भी अच्छा क्यों ना प्रोवाइड कर रहा हो, लेकिन आपकी प्रेफरेंस। और अगर इस ए की, मान लो ध्यान सुनना, अगर इस ए का प्राइस बढ़ भी जाए तब भी आप इसको डिमांड करोगे। यानी कि
अगर एक प्रोडक्ट ट्रेंडी है या पॉपुलर है, डिमांड बढ़ेगा। एग्जाम्पल, एक नया स्मार्टफोन, अच्छे रिव्यू मिलेंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा उसे खरीदेंगे, फर्क नहीं पड़ता वो कितना महंगा है या कितना सस्ता है। तो इन केस ऑफ कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ेगी ही, बिकॉज इंसान का कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर का टेस्ट या प्रेफरेंस ही वही है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड तो फिर भी ही बढ़ेगी। देयर विल बी नो इनवर्स रिलेशन। ऐसा नहीं हो सकता कि इनवर्स रिलेशन हो कि प्राइस बढ़े तो डिमांड लोग कम कर दें, ऐसा नहीं होगा। लोगों की डिमांड अभी भी उतनी ही रहेगी। ठीक है। एक होता है मेरे भाई, अगला टॉपिक ध्यान सुनना, फ्यूचर एक्सपेक्ट। ये भी इनडायरेक्ट फैक्टर है, बस इनको सुन लो। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस मतलब क्या है? इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ प्राइस राइज इन फ्यूचर, अगर एक कंज्यूमर आज बैठा मार्केट में, उसे लगा कि यार ये जो प्रोडक्ट मैं खरीदने वाला हूँ या कुछ भी है जो मैं प्रोडक्ट देख रहा हूँ सामने, इसका प्राइस ना फ्यूचर में बढ़ जाएगा, तो वो आज ही उसे ज्यादा खरीद रहा है। देखो एग्जाम्पल, अगर इंसान को लगा कि गोल्ड के प्राइस अगले महीने बढ़ जाएंगे तो वो आज ही खरीद लेगा गोल्ड को, क्योंकि उसका प्लान है कल एक महीने बाद खरीदने का। तो देखो, आज बताओ क्या आज प्राइस में चेंज आया, लेकिन डिमांड बढ़ गई। तो ये भी इनडायरेक्ट फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। बस इसमें इतना ही पॉइंट लिख लो। इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ प्राइस राइज इन फ्यूचर दे मे बाय मोर नाउ। लिख लो ये पॉइंट। सीजनल एंड क्लाइमेट फैक्टर मतलब कुछ डिमांड जो होती है कुछ प्रोडक्ट की, वो चेंज होती है सीजन और वेदर पे, भले उनके प्राइस में क्या ही फर्क पड़ रहा हो, नहीं फर्क पड़ता। एग्जाम्पल, आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है समर में, और डिमांड जो होती है सर्दियों के कपड़ों की, वो सर्दियों में बढ़ेगी। अब जैसे आपने तो ये पढ़ा है कि प्राइस अगर कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी। अब ये गर्मियां आ गई हैं, इस टाइम पर अगर आपको सर्दियों के कपड़े सस्ते मिल रहे हो तो आप जाके खरीद लोगे? तो सीजन नहीं है ये। तो बताओ क्या यहाँ पर डायरेक्ट प्राइस से डिमांड में उल्टा फर्क पड़ा? नहीं। अगर आप देखोगे कि भैया प्राइस अगर आज कम हो जाए सर्दियों के कपड़ों का, तो आप डिमांड तो ऑलरेडी कम हो ही रही है ना, क्योंकि आप तो मांग ही नहीं कर रहे, लेकिन प्राइस भी कम होता जा रहा है। तो यहाँ तो सेम रिलेशन नजर आ रहा है, इनवर्स रिलेशन तो है ही नहीं। और आपने तो ये पढ़ा हुआ है कि जब भी प्राइस बढ़ना चाहिए तो डिमांड कम होनी चाहिए, डायरेक्ट फैक्टर पढ़ा हुआ है, लेकिन ये तो इनडायरेक्ट फैक्टर है, इनडायरेक्टली डिमांड को अफेक्ट कर रहा है। मेरे भाई समझ में आया? इसके अलावा एक और होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। क्या? हायर टैक्स ऑन अ प्रोडक्ट इंक्रीज द प्राइस, जिससे डिमांड कम हो जाती है। जब एक प्रोडक्ट पे टैक्स ज्यादा लगेगा तो उसका प्राइस अपने आप ही बढ़ जाएगा, भले ही मालिक ओनर ने नहीं बढ़ाया हो, लेकिन बिकॉज ऑफ टैक्स की वजह से अपने आप बढ़ जाएगा। तो उस बंदा उसकी डिमांड बिना किसी के चेंज कर देगा, हालांकि चेंज प्राइस में ही आएगा, लेकिन फिर भी वो उसने नहीं करा प्राइस चेंज, सरकार की वजह से हुआ है। और सब्सिडीज मतलब अगर एक प्रोडक्ट सस्ता बन जाए तो डिमांड बढ़ जाती है। कभी कभी सरकार आपको प्रोडक्ट पर सब्सिडीज देती है जिससे चीजें सस्ती पड़ जाती है। तो एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी हटा दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे तो डिमांड उसकी अपने आप बढ़ जाएगी। तो क्या यहाँ पर उसके एक्चुअल प्राइस पे फर्क पड़ रहा है? फर्क तो प्राइस पे ही पड़ रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट इज अ डिफरेंट परस्पेक्टिव, बिकॉज ऑफ डिफरेंट चीजों की वजह से। डिमांड फंक्शन होता क्या है? द डिमांड फंक्शन इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन। मतलब डिमांड फंक्शन एक गणित की इक्वेशन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, जो रिश्ता दिखा रहा है डिमांड और उसके फैक्टर्स या जो भी चीज उसे अफेक्ट कर रही है उनके बीच में। मतलब मैं अगर आपसे पूछूं, बड़े ध्यान से मानना, जैसे मैं आपको कहूँ ये देखो ये वाला, इसे क्वांटिटी डिमांड कहा गया, और क्वांटिटी डिमांड आपकी आएगी इन फैक्टरों की वजह से अफेक्ट करेगी। आप मुझे ये बात बताओ, बड़े ध्यान सुनना, आप मुझे बताओ प्राइस, क्या प्राइस से डिमांड पर फर्क पड़ता है? हाँ, ठीक है। क्या इनकम, जो कंज्यूमर की इनकम होती है उससे डिमांड पर फर्क पड़ता है? हाँ, डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। क्या रिलेटेड गुड, जिसमें हम सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट गुड समझते हैं, उससे फर्क पड़ता है? हाँ। क्या कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस से फर्क पड़ता है? हाँ। क्या फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन से फर्क पड़ता है? हाँ। क्या आपको लग रहा है फ्यूचर में माल बढ़ने वाला, आप डिमांड पे आज फर्क पड़ा लेते हो, डिमांड ज्यादा करने लग जाते हो जो आज पड़ा हुआ है उसकी। क्या बायर्स, मार्केट में कितने खरीदने वाले लोग हैं उनसे डिमांड में फर्क पड़ता है? हाँ, अगर खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे, समझ रहे हो ना, फिर डिमांड बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी से फर्क पड़ता है, हाँ। तो ये सारे फैक्टर डिमांड को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो आप क्या पढ़ रहे हो? डिमांड, और जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिमांड, उसके बीच का जो रिलेशन है वो डिमांड फंक्शन है। समझ में आया डिमांड फंक्शन क्या है? देखो ना, डिमांड फंक्शन में रिलेशनशिप देख रहे हैं
डिमांड के बीच में और जो ऐसे फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनके बीच में जो हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, दैट इज डिमांड फंक्शन। और इसी को मैथमेटिकली लिखें तो दैट इज डिमांड फंक्शन है। देखो मैथमेटिकल लिखा हुआ है, देखो मैथमेटिकल कैसे लिखा हुआ है, गणित के रूप में जनरल फॉर्मूला बना रखा है, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, ना कोई क्वेश्चन है इसका, लेकिन कैसे लिखा हुआ है, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, वाई क्या लिखा हुआ है, इनकम, पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टी मतलब कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ई मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, एन मतलब नंबर ऑफ बायर्स, जी मतलब गवर्नमेंट। मैं आपको कहता हूँ 2 से 3 याद कर लेना, नहीं तो अपनी तरफ से बना के लिख देना। कैसे, मैं समझाता हूँ क्या लिखना है। देखो देखो मैं इसको आपको समझाता हूँ क्या लिखना है आपको। सबसे पहले आपको लिखना है डिमांड फंक्शन, कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। तो आप क्या लिखोगे, पहले तो हेडिंग बना लोगे कि हो गया जी हमारा डिमांड फंक्शन, हम समझ रहे हैं। आपको क्या लिखना है, देखो आपको लिखना है मैथमेटिकल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन जो क्या करती हो, दैट जो क्या करती हो, शो करती हो, क्या शो कर रही है, रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन डिमांड, डिमांड चाहो तो क्वांटिटी डिमांड लिख लेना, ठीक है, डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, एंड ऐसे फैक्टर जो क्या करते हो, फैक्टर अफेक्टिंग, एक सेकेंड, फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। तो ऐसे सोच सोच के याद होगी। और फिर इसके बाद क्या लिखना है, ऐसे लिखना कि ये हमारी क्वांटिटी डिमांड है क्यूडी, और ये फंक्शन ऑफ, ब्रैकेट के अंदर अब देखो कुछ भी लिखो, पहला प्राइस पी लिख दो, दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड पी आर लिख दो, कुछ भी लिख दो अपनी तरफ से, जरूरी थोड़ा ना है जो एग्जैक्ट इक्वेशन बनी है वही आप सिंबल बनाओगे। इनकम ऑफ कंज्यूमर लिखना है, वाई लिख दो, क्योंकि आगे जाके पता चलेगा वाई क्यों लिखते हैं, 12th क्लास में पता चलेगा, अभी नहीं 12th में, लेकिन वाई इनकम रट्टा मार लो एक आध, ठीक है ना। सब्सटीट्यूट गुड्स कंप्लीमेंट हो गया, इनकम ऑफ कंज्यूमर हो गया, उसके बाद फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एफ ही लिख लो, क्या दिक्कत है, कुछ भी बना दो अपनी तरफ से। अगर आपको वाई नहीं लिखना, आई ही लिख दो, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसके बाद अलग से लिख दो कि हमने क्यूडी को क्या माना है, क्वांटिटी डिमांड, हमने पी को क्या माना है, प्राइस, हमने पी आर को क्या माना है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, आई को माना। इसमें क्या याद करने की चीज है क्या, नहीं, समझ में आया मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या होती है, मैथमेटिकल इक्वेशन जो क्या करती हो, शो करती हो रिलेशन किसके बीच में, बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। सबसे पहले मैं आपको डिमांड के बारे में बताता हूँ। आपको पता है जब भी मैं आपसे डिमांड के बारे में पूछूं और मैं डिमांड को रिलेट करूं उसके प्राइस से, किससे रिलेट करूं, तो उस टाइम पर जब भी मैं प्राइस से रिलेट करूंगा तो ये डिमांड ना कहलाकर ये क्या कहलाई जाएगी, क्वांटिटी डिमांड। तो क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच में आपको रिलेशन पता है ना। तो आप मुझे एक बार बताओ, मैं जस्ट एक ग्राफ बना रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, मैंने एक ग्राफ बनाया, टेबल। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इस तरफ मैंने लिख दिया प्राइस, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, और इस तरफ मैंने लिख दिया क्वांटिटी डिमांड। मान लो एक प्रोडक्ट था जिसका प्राइस था 10 रुपए, मान लो मार्केट में उसकी डिमांड थी 100 रुपए, मान लो मैंने उसका प्राइस कम कर दिया, आप कहोगे भैया उसकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मैंने फिर 8 कर दिया तो आप कहोगे भैया डिमांड और बढ़ जाएगी। मान लो ये मैंने ग्राफ बनाया, अब मैंने कहा चलो आओ इसको, ये मैंने एक इसे इसे बड़े ध्यान सुना, ये मैंने जो टेब्यूलर फॉर्म बनाया है इसे हम कहते हैं टेब्यूलर प्रेजेंटेशन। ये टेब्यूलर फॉर्म है, एक टेबल में हमने लिखा है इसको, इसे टेब्यूलर प्रेजेंटेशन कहते हैं। और बेटा इसी को ना डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। बताओ क्या दिक्कत है, इसे डिमांड शेड्यूल कहते हैं। आप तो पढ़ चुके हो ये सारी चीजें। अब डिमांड कर्व क्या होता है, अब ध्यान से सुनो, इसी को ग्राफ पे प्लॉट करना, इसी को ग्राफ पे प्लॉट करना हमारा डिमांड है। देखो ध्यान से देखो, आप चाहो तो इस बुक में देखो, ये देखो, इसी को ग्राफ में, ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, इस तरफ प्राइस इस तरफ क्वांटिटी डिमांड। देखो ध्यान से, यहाँ हम लिख देंगे हमारा प्राइस, इस तरफ जो भी अफेक्ट पड़ेगा प्राइस पे, और इस तरफ जो भी फर्क पड़ेगा वो क्वांटिटी डिमांड से। तो अब प्राइस है तो प्राइस देखो 10 9 8 करके बनाया है, तो आप इसको 2 2 का 1 1 का गैप बना लो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 2 2 का गैप बना लेते हैं, 2 4 6 8 10। और मान लो मैं फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर वे में नहीं बना रहा, मैं रफ बना रहा हूँ, रफ। तो मान लो मैंने यहीं 100 के बाद 100 रख लिया, और 110 रख लिया, और 120 रख लिया। तो आप मुझे बताओ 100 लेवल पे क्या प्राइस है, 100 लेवल पे आपको भैया 10 प्राइस है। फिर प्राइस का लेवल बढ़ा तो डिमांड देखो कितने पे आएगी, 9 पे आई होगी।
फिर प्राइस का लेवल और बढ़ा तो डिमांड आपकी 8 पे आ गई। तो आप ग्राफ देखो, ये जो बन रहा है कुछ इस तरीके से बनता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, ये जो ग्राफ है, बड़े ध्यान से सुनना, ये डाउनवर्ड आ रहा है ना। इसका जो स्लोप है, स्लोप मतलब ढाल, ढाल स्लोप, स्लोप जो है उसका वो कैसा है, ये भी पूछा जाता है आगे जाके, अभी देखो पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन अभी इसे हम कहते हैं, रफली अगर मैं बनाऊं, इसे हम कहते हैं डिमांड कर्व। क्या कहते हैं इसे, डिमांड कर्व। ये दोनों चीज कोई मुश्किल थी क्या, आपको पढ़ी हुई है, सब पढ़ा हुआ है आपने। आओ जरा इनको थ्योरी पढ़ लेते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर देखो। डिमांड शेड्यूल क्या है, बोलता है जो भी क्वांटिटी होती है गुड की, गुड्स की, गुड्स मतलब क्वांटिटी, जो भी आप माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उस क्वांटिटी का कंज्यूमर जो भी उसकी इच्छा रख रहा है उसको अलग अलग प्राइस पे खरीदने की, उसी को हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। मैं आपको इसकी बेटर डेफिनेशन बताता हूँ, बस इतना लिखना, द टेब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड इज डिमांड शेड्यूल, खत्म, सिंपल चीज है। अब मेरे भाई ध्यान सुनो, इधर देखो, सिंपली क्या कहता है, सिंपली पुट इट शोज हाउ डिमांड चेंज व्हेन प्राइस चेंज while keeping other factor constant। देखो अदर फैक्टर कांस्टेंट है, क्या ये डायरेक्ट फैक्टर से बात कर रहे हैं यहाँ पे आप, नहीं, इनडायरेक्ट नहीं, क्या आप डायरेक्ट फैक्टर से बात कर रहे हो, हाँ, इनडायरेक्ट फैक्टर नहीं है। देखो अदर फैक्टर मतलब इनडायरेक्ट फैक्टर, वो क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब रुके हुए, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं नहीं, कांस्टेंट मतलब रुका हुआ, कांस्टेंट मतलब रुका हुआ, कोई अफेक्ट नहीं हो रहा। क्या यहाँ पे कहीं भी बात करी इनकम पे फर्क पड़ रहा है, सब्सटीट्यूट पे फर्क पड़ रहा है, कम्प्लीमेंट, नहीं, कुछ बात नहीं करी। अब देखो एक बुक में एक बना हुआ था डिमांड शेड्यूल, देखो प्राइस 5 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ, 3 से 2 1 हुआ, और डिमांड कैसे कैसे बढ़ रही है। इस डाटा को लिख लेना जब भी, और जब भी आपसे डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन पूछे, डिमांड शेड्यूल बना देना, डेफिनेशन लिख देना, ये डिमांड शेड्यूल ये रहा। हाँ ये बना लो ना, कितना आसान है, 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5, कितना आसान है। आपको पता है प्राइस कम करके दिखाना और डिमांड बढ़ा के दिखानी, कर लोगे ना, छोड़ो रहने दो। चलो अब मेरी बात ध्यान सुनना, लेकिन बात आती है, कहता है डिमांड शेड्यूल दो टाइप के हैं। तो डिमांड का जो शेड्यूल है वो दो पढ़ोगे अब आप, जैसे अभी आपने ये पढ़ा ना डिमांड का शेड्यूल, ऐसे ही नीचे दो शेड्यूल होंगे, एक पूरी मार्केट का होगा। अच्छा इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, एक अकेला इंसान डिमांड करो, और मार्केट डिमांड मतलब पूरी मार्केट की वही डिमांड हो, तो उसी को तो लिखना है बस डिमांड शेड्यूल में। कहता है ये आपको देखो क्या दिखाएगा, क्वांटिटी डिमांड दिखाएगा एक सिंगल कंज्यूमर की, कि एक सिंगल कंज्यूमर की कैसे कैसे डिमांड रही होगी। तो जैसे मान लो मैंने आपको इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड बताई थी, ये रही, ये, लेकिन अब आप उसका टेबल पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, आप उसका टेबल पढ़ रहे हो, कंफ्यूज मत होना कि ये नई चीज क्या आ गई, वो है वही, बस वो उसका टेबल है। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, कहता है एक एप्पल है, तो अब देखो जायज बात है, आप एप्पल खरीदने जाओगे, तो एप्पल का क्या हुआ, जैसे एप्पल 50 रुपए का होता है, अब ये देखो आपका बिहेवियर है, ये आपका ही बिहेवियर है। कैसे, आपने पूछा कितने रुपए किलो एप्पल है, उसने बोला 2 किलो दूंगा 50 रुपए में, आपने बोला, अब उसने पता क्या करा, उसने कहा कि आप, उसने देखा आप इंटरेस्टेड नहीं हो, उसने कहा एक काम करो 4 किलो खरीद लो, 1 किलो में आपको 40 रुपए में दूंगा। अच्छा ये बताओ पहले वाले केस में, पहले वाले केस में आपको टोटल पैसा कितना देना पड़ता, 100 रुपए, क्योंकि कितने किलो है, 2 किलो, और 50 रुपए, 100 रुपए देना पड़ेगा। अब कितना देना पड़ेगा बता सकते हो, और कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, सिर्फ 60 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो आप, सिर्फ 60 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, डबल मिल रहा है। और अगर आप और 2 किलो बढ़ा दो तो फिर प्राइस और कम हो जाएगा, और बढ़ा दो फिर प्राइस और कम, फिर मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रही है। लेकिन ये किसका नेचर है, ये इंडिविजुअल डिमांड का नेचर है। हमने जो स्केड्यूल पढ़ा है, हमने जो टेबल वाली फॉर्म पढ़ी है, वो कौन सी डिमांड पढ़ी है, इंडिविजुअल डिमांड। अब मार्केट डिमांड को देखो, कुछ भी नहीं है, ये प्राइस ऑफ एप्पल है। अब क्योंकि मार्केट में अब कितने कंज्यूमर होंगे ये मुझे बताओ, मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर होंगे, तो एक कंज्यूमर ए उठा लिया और एक कंज्यूमर बी उठा लिया। तो कंज्यूमर ए की बात करो, देखो 50 एप्पल थे, 50 रुपए किलो एक एप्पल है, मतलब 50 रुपए किलो एप्पल्स मिल रहे हैं। तो कंज्यूमर ए ने डिमांड करी 2 खरीदने की, लेकिन कंज्यूमर बी ने कहा मैं 3 खरीद लूंगा, लेकिन टोटल डिमांड कितनी हो गई, 5, इतनी सी चीज है। लेकिन वहीं प्राइस थोड़ा कम होगा, अब डिमांड इनकी थोड़ी अपनी बढ़ जाएगी, फिर प्राइस और कम होगा इनकी। लेकिन हमें इन पे फोकस नहीं करना, हमें तो फोकस करना है मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट की डिमांड बढ़ती जा रही है और प्राइस कम होता जा रहा है। एट लास्ट सेम तो सीन इसमें भी सेम है और सीन उसमें भी सेम है, बस फर्क इतना है वो किसी अकेले की डिमांड थी और ये पूरी मार्केट के हर अकेले अकेले की इकट्ठी करके डिमांड है। यहाँ पर ए भी है और यहाँ पर बी भी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक डिमांड कर्व के ऊपर। डिमांड कर्व कुछ भी नहीं है, जो भी आपने ऊपर लिखा ना, द टैब्यूलर प्रेजेंटेशन
दैट शोज द रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पता है क्या लिखना है, द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। वहां टेबुलर प्रेजेंटेशन जहां जहां लिखा था ना, वहां की जगह बस क्या लिखना है, ग्राफिकल। बताओ हो गया मेरे भाई? अच्छा मेरी बात ध्यान सुनो, अब देखो डिमांड कर्व सिंपल सी चीज है। जो हम ऊपर डिमांड का रिलेशन देखे हैं, हमने रिलेशन देखा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। इन दोनों के रिलेशन को अगर आप ग्राफ में दिखाओगे, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसी को क्या कहा जाएगा, डिमांड कर्व। तो ये देखो, ये बुक का प्रॉपर मैंने एग्जांपल उठाया है। आप देखो ग्राफ बना रखा है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ध्यान रखना कभी भी क्वेश्चन करो, क्वांटिटी डिमांड हमेशा नीचे दिखानी है, और यूनिट में, मतलब कितने यूनिट की डिमांड कर रहे हो, 1 यूनिट खा रहे हो, 2 यूनिट खा रहे हो, 3 यूनिट खा रहे हो, और उनका ये देखो ये प्राइस है, और ये आपका डिमांड कर्व है। जब भी डिमांड कर्व बनाओ यहाँ पे डी और डी जरूर लिखना, ठीक है? ये आगे जाके हम समझेंगे इसको, ठीक है ना? एक चीज और यहाँ पर एक्सप्लेन करी गई है, जिसको मैं कर देता हूँ, चलो एक्सप्लेन, ध्यान से समझना। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से। हम समझने वाले हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ये ज़्यादा बेटर आपको जब अंडरस्टैंड होएगा जब आप ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हो। नहीं पढ़े हो तो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है मेरे भाई। बड़े ध्यान से समझना, मैं आपको 4-5 केस बना के दिखाता हूँ। ये यहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिमांड होती है, और यहाँ हमारा प्राइस होता है। मान लो प्राइस हमारा 2 रुपये है, फिर हमारा प्राइस 4 रुपये हो रहा है, फिर हमारा प्राइस 6 रुपये हो रहा है, फिर हमारा प्राइस 8 रुपये हो रहा है। डिमांड की मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुनना। डिमांड फॉर एग्जाम्पल 3 रुपये था, 3 के बाद मान लो 6 था, 6 के बाद मान लो 9 था, 9 के बाद मान लो 12 था, 12 के बाद मान लो, तो इस जब 3 था, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, जब मेरा डिमांड 3 लोग डिमांड कर रहे थे तो प्राइस 8 रुपये था। तो मैं देखो यहाँ से हाथों हाथ स्केड्यूलर सब बना के दिखाता हूँ। ये मेरा प्राइस, ये मेरा क्वांटिटी डिमांड। प्राइस कितना है, 8 रुपये। लोग डिमांड कितना कर रहे हैं, 3 लोग। प्राइस उसके बाद मैंने 6 कर दिया, प्राइस मैंने कर दिया 6। तो जायज़ बात है, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो मैंने देखा अगला 6 लोग डिमांड करने लगे, डिमांड बढ़ गई, प्राइस कम। फिर मैंने यहाँ पे आ गया, क्योंकि मेरा प्राइस अब हो गया 6 और डिमांड हो गई मेरी 6। फिर मैंने प्राइस और कम कर दिया, प्राइस मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल 4, डिमांड मेरी और बढ़ गई। मान लो इस टाइम पे मेरी डिमांड 9 रुपये हो गई। कितने रुपये हो गई, 9 रुपये। यहाँ पे आएगा मेरा ग्राफ यहाँ। फिर मैंने प्राइस और कम कर दिया, 2 रुपये पे आ गया मैं। फिर मेरा डिमांड मान लो और बढ़ गया, 12 रुपये हो गया डिमांड, 12 लोग का डिमांड हो गया। अब मैं इसको ग्राफ करके इसको जोड़ता हूँ, ये मेरा ग्राफ बन गया, ये मेरा बन गया ग्राफ, ये मेरा ग्राफ बन गया। बड़े ध्यान से समझना, ये मेरा ग्राफ बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं इस पे। अब मैं पढ़ना चाह रहा हूँ कि मेरा स्लोप कैसा है, मैं स्लोप की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भैया, डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो कोई भी 2 केस उठा लो, मान लो मैं 2 केस उठाता हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट का केस, 2 पॉइंट का केस, और मैं इन 2 पॉइंट के केस पे यहां तक का जो मेरा ग्राफ है, इसका मैं क्या पता लगाना चाहता हूं, स्लोप पता लगाना चाहता हूं। अब कैसे पता लगाऊंगा, तो मैं इन 2 पर्टिकुलर पॉइंट पे जाऊंगा, मैं इन 2 पर्टिकुलर पॉइंट पे जाऊंगा। बड़े ध्यान से देखना, इन 2 पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं, इस पॉइंट पे चलते हैं, इस वाले पे। जब मैं इस वाले पॉइंट पे गया तो मैंने देखा मेरे भाई क्वांटिटी डिमांड इस पॉइंट पे कितनी है। तो आप कहोगे भैया क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 12। कितनी है इस पे, 12। और मेरा प्राइस कितना है इस केस में, अगर मैं यहाँ प्राइस की बात करूँ तो 2 रुपये। और दूसरा पॉइंट में ये पढ़ रहा था, ये वाला। इस पॉइंट पे मेरे भाई मेरा डिमांड कितना है, 6। मैं लिखूंगा मेरा क्वांटिटी डिमांड है 6, और मेरा प्राइस कितना है, वो भी 6। एक सेकेंड, मेरा प्राइस कितना है, वो भी मेरा 6। तो अब मैं इन 2 पर्टिकुलर केस का ग्राफ सॉल्व करके निकालूंगा मेरा क्या आंसर होगा। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ उड़ गया, हाँ जी। अब मेरी बात ध्यान समझना, मैं मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ केस पे जाना चाह रहा हूँ, या मैं कुछ भी पता लगा रहा हूँ। तो चेंज इन प्राइस, सबसे पहले चेंज इन प्राइस, पहले प्राइस कितना था, आप कहोगे भैया 6 रुपये था। अब आपका प्राइस कितना कर दिया आपने, 2 रुपये।
मेरे भाई ये प्राइस ये रहा 6 रुपए और प्राइस ये रहा 2 रुपए, टोटल चेंज इन प्राइस कितना आया मेरे भाई? डिमांड में कितना चेंज आएगा? पहले डिमांड कितनी थी? पहले जब आपकी 6 की प्राइस थी तो डिमांड भी कितनी थी? 6, और उसमें आप माइनस करोगे नई डिमांड। अब नई डिमांड यहाँ कितनी है? 12। आंसर कितना आया? -6। आप इन दोनों को क्या करने वाले हो? चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन डिमांड, मतलब 2/-3, आंसर -2/3, दैट इज स्लोप ऑफ डिमांड, दैट इज स्लोप ऑफ डिमांड। ये एक तरीका है डिमांड का स्लोप पता लगाने का कि डिमांड किस तरफ ढल रही है। आपके पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस होता है एक्स एक्सिस और एक हो सकता है वाई एक्सिस। ऐसा हो सकता है कभी कभी डिमांड इस तरीके से दिखाई दे और ऐसा हो सकता है कभी कभी डिमांड ऐसी दिखाई दे। ये देखो दोनों स्लोप है, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप। किस तरफ ज्यादा गिर रही है? एक्स की तरफ ज्यादा गिर रही है। वाई एक्सिस भी है, मतलब देखो मैं थोड़ा सा इसको ठीक से बनाता हूँ। अब आप देखो इसको, चलो बना लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। मान लो ये एक केस है, फिर इसके बाद मान लो ये एक केस है, फिर इसके बाद मान लो ये एक केस है। यहाँ लिख लो 1 2 3 और यहाँ लिख लो फॉर अज्यूम कर लो ये एक है, अज्यूम कर लो ये। आप देखो ना, इसमें आप देखो कितना ज्यादा चेंज है और इसमें आप देखो कितना ज्यादा चेंज है। किसमें ज्यादा चेंज आ रहा है, इसमें या इसमें? आप कहोगे भैया इसमें ज्यादा चेंज आ रहा है, ये जल्दी से बढ़ता जा रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पर भैया डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है प्राइस में चेंज करने से, मतलब हम प्राइस थोड़ा सा ही चेंज कर रहे हैं और डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है। इस केस पर आओ, फॉर अजम्पशन यहाँ लाओ अपना डिमांड और यहाँ रख दो प्राइस। फॉर अजम्पशन यहाँ लाओ अपना डिमांड और यहाँ रख दो प्राइस। फॉर अजम्पशन यहाँ लाओ अपना डिमांड और यहाँ रख दो प्राइस। आप देखो ये रही आपकी डिमांड, ये रही आपकी डिमांड, ये रही आपकी डिमांड, ये रहा आपका प्राइस, ये रहा आपका प्राइस, ये रहा। बताओ प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, दिख रहा है? और डिमांड में देखो कितना चेंज आ रहा है। किसमें ज्यादा चेंज आ रहा है? यानी कि प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है। चेंज तो दोनों ही हो रहे हैं लेकिन प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू डिमांड। मतलब प्राइस ऐसा चेंज करा लेकिन डिमांड पे कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ। तो ये स्लोप है मेरे भाई, डिफरेंट एक्शंस डिफरेंट स्लोप। तो आपको ये चीज समझनी है, जरूरी नहीं है कि आपका जो स्लोप है वो सेम ही रहे, वो किसी भी तरीके का हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और हमने एक फॉर्मूला समझा है जो ये हमें बताता है कि स्लोप ऑफ डिमांड इज चेंज इन प्राइस अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जिससे हम यही बता सकते हैं कि स्लोप कैसे निकल रहा है।